हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पद्माकर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाकवि पद्माकर जी का जन्म कब हुआ था? महाकवि पद्माकर जी का जन्म 1753 यानी 1753 में उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। कवि पद्माकर के वंश का क्या नाम था? कवि पद्माकर के वंश का नाम कवीश्वर था। कवि के वंश का नाम कवीश्वर क्यों पड़ गया था? पद्माकर जी के परिवार में उनके अलावा उनके पिता और उनके कुल के अन्य और लोग भी कवि थे। इसी कारण उनके पूरे वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। किस राजा ने पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि की उपाधि से नवाजा था? जयपुर के नरेश ने पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि की उपाधि से नवाजा था। कवि के अनुसार ऋतुओं का राजा किसे कहा गया है? बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। किस ऋतु के आगमन से प्रकृति में सुंदरता बढ़ जाती है? बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में चारों ओर सुंदरता बढ़ जाती है। बसंत ऋतु के आने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं? बसंत ऋतु के आने पर भौरे झाड़ियों में समूह में घूमने लगते हैं। आम की डालियों में बौर आ जाते हैं। बाग बागीचों में तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। प्रकृति में चारों ओर एक अलग सी सुगंध फैल जाती है और जो युवक युवतियां हैं वो आनंद से झूमने लगते हैं। पद्माकर जी की पहली कविता में और शब्द का बार बार आने से क्या अर्थ है? कवि ने अपनी कविता में बार बार और शब्द के आने से ये बताने का प्रयास किया है कि ऋतुराज वसंत का प्रभाव बहुत ही विशेष स्थान रखता है और सब ऋतुओं से अलग होता है। प्रकृति और लोगों में वसंत ऋतु के आने पर मन में जो बदलाव होता है उसे अपने शब्दों के माध्यम से कवि ने अपनी कविता में बताया है। और शब्द से पता चलता है कि प्रकृति में जो सुंदरता बिखरी हुई है तो वसंत ऋतु के आने से उसकी सुंदरता में और भी ज्यादा वृद्धि हुई है, यानी और भी ज्यादा सुंदरता बढ़ गई है। किस ऋतु में तन और मन प्रसन्न हो जाता है? बसंत ऋतु के आने से चारों ओर फैली खूबसूरती को देखकर तन मन प्रसन्न हो जाता है। प्रकृति में किस प्रकार की आवाज गूंजने लगी है? बसंत ऋतु के आने पर कहीं भौरे अपनी आवाज करते हुए गूंज रहे हैं तो कहीं रंग बिरंगे फूलों को देखकर चिड़ियाएं चहचहा रही हैं। इस प्रकार इस प्रकृति में फैली खूबसूरती को देखकर पक्षियों का एक अलग सा शोर सुनाई दे रहा है जो कानों में एक मधुर आवाज की तरह गूंज रही है। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है? होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव एक दूसरे के गुण दोषों को भूलकर साथ में रंगों के सागर में डूबे हुए हैं। गोपी और ग्वाले सभी एक दूसरे के पीछे घर घर जाकर होली खेलने के लिए दौड़ रहे हैं और चारों ओर होली का हुड़दंग मचा हुआ है। गोकुल की होली का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। गोपी किस रंग को अपने से हटाना नहीं चाहती है? गोपी श्याम रंग में यानी कृष्ण प्रेम में भीगी हुई है और वो इस रंग को खुद से हटाना नहीं चाहती है। वो इस रंग में इस प्रकार डूब चुकी है कि उसे अब किसी का लिहाज नहीं रह गया है। गोपी अपने कपड़ों से और खुद से रंग निकालने का प्रयास कर रही है लेकिन वो उसे नहीं निकाल पा रही है। ऐसा क्यों? गोपी कहती है कि वो कृष्ण रंग में चोरी चोरी रंग चुकी है। कृष्ण के साथ होली खेलने के बाद वो अब इस रंग को अपने में समा लेना चाहती है, यानी उस रंग के साथ साथ कृष्ण के प्रेम के रंग को भी अपने में समा लेना चाहती है और इस रंग को वो अब अपने तन से और मन से निकालने के लिए तैयार नहीं है। होली का उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? गोकुल की गलियों में होली का उत्सव मनाया जा रहा है। गोपी को अब किसकी परवाह नहीं रह गई है? कृष्ण प्रेम में खो जाने के बाद गोपी को अब लोक निंदा की परवाह नहीं रह गई है। गोपी किसके प्रेम में डूबे रहना चाहती है? गोपी कृष्ण प्रेम में डूबे रहना चाहती है। कवि के अनुसार सावन ऋतु में क्या क्या होता है? कवि के अनुसार सावन ऋतु में भंवरे इस प्रकार गुंजार करते हैं जैसे मल्हार राग गा रहे हो। इस ऋतु में रूठी हुई प्रेमिका को मनाना प्रेमी को अच्छा लगता है। मोर का नाचना और शोर मचाना बहुत सुंदर प्रतीत होता है। कवि के अनुसार सावन की ऋतु प्रेम की ऋतु है। इस मौसम में जगह जगह झूले पड़ जाते हैं और महिलाएं झूला झूलते हुए नजर आती हैं। सावन के मौसम में बारिश के साथ और किन चीजों की बारिश होती है? सावन के मौसम में बारिश के साथ साथ
प्रेम और स्नेह की भी बारिश होती है। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।